सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। कोरोना वायरस नाजरीन जो कि दूसरा स्पेल है, इसने मुल्क भर को अपनी लपेट में ले लिया है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी में केसेस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में जगह ख़त्म हो गई है। इंतज़ामिया ने शहरियों से SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की है, लेकिन अवाम मुसलसल गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना केसेस की सबसे ज़्यादा मुस्बत शरह कराची में रिकॉर्ड हुई है। दूसरे नंबर पर हैदराबाद है, जहां पर कोरोना वायरस के मुस्बत आने की शरह 8.43% रिकॉर्ड की गई है। जबसे कम शरह गुजरावाला में रिकॉर्ड की गई, जहां पर 0.59% रिकॉर्ड की गई। आवाम को किस तरह समझाया जाए, कैसे बताया जाए नाजरीन कि कातिल वायरस है जो ना किसी अमीर को देखता है ना ही गरीब को, बस एहतियात ही इसका वाहिद इलाज है। और वैक्सीन जो है वो 2021 तक पाकिस्तान आने के इम्कानात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे हमारे तिब्बी माहिरीन से। मानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सरबराह हैं कोरोना टास्क फोर्स के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर फैसल महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी कोरोना टास्क फोर्स के मेंबर हैं। लेकिन आप लोगों से बात करने से पहले कराची स्टूडियोज़ में एडिटर इन चीफ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लगारी साहब आपका शुक्रिया। लेकिन मैं गुफ्तगू डॉक्टर साहब आपसे करना, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, वैक्सीन जो कि बरतानवी वैक्सीन है फाइज़र, और ज़ाहिर उस हवाले से आपने पहले भी गुफ्तगू की थी कि जिस दर्जा हरारत पर वो ट्रैवल करती है वो हम तो अभी फ़िलहाल उससे इस्तेफ़ादा नहीं हासिल कर सकते, लेकिन जो चीनी वैक्सीन है उसके हवाले से क्या इंतज़ामात हुकूमत कर रही है? भारत में भी ये वैक्सीन आ गई है, हमारे पास ये वैक्सीन कब आएगी और हम इस वैक्सीन का इस्तेमाल कब शुरू करेंगे? जी, मेरा अंदाज़ा ये है कि अगले साल के वस्त तक ये बड़े पैमाने पे अवेलेबल हो जानी चाहिए। ये वैक्सीन जो है चाइनीज़ वैक्सीन, ख़ासतौर पे जो कैंसिनो बायो की जो वैक्सीन है, जिसके तहत NIH के तहत जो क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, और ये जो वैक्सीन है, जो फाइजर एक्चुअली जो वैक्सीन है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये अमेरिकन है, जर्मन कोलैबोरेशन के साथ। इसमें है ये कोल्ड टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं रहेगी। लेकिन जो बरतानिया की अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एस्ट्राजेनेका का जो कोलैबोरेशन है, वो वैक्सीन भी सूटेबल हो सकती है। वो कोल्ड वायरस को मॉडिफाई करके बनाई गई है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग वायरस है कोल्ड वायरस, उसमें थोड़ा सी तब्दीलियां करके और उसकी बुनियाद पे वैक्सीन बनाई गई है जो एस्ट्राजेनेका ने बनाई है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन इस वक्त तैयार हो रही हैं। कुछ उसके DNA के स्ट्रक्चर पे बेस्ड हैं, कुछ RNA वैक्सीन हैं, कुछ प्रोटीन्स के ऊपर जो इसका जो सरफेस प्रोटीन्स हैं, स्पाइक 2S प्रोटीन होता है, उसके ऊपर बुनियाद की बनाई गई हैं। तो ये अभी देखना पड़ेगा हमें कि इनमें से कौन सी वैक्सीन कामयाब होती है, कितने % तक सक्सेसफुल रेट होती है, और और सबसे अहम सवाल ये कब तक उसका असर रहता है। हाँ। कितने अरसे तक आपके जिस्म में मुदाफ़ियत। क्योंकि डॉक्टर साहब आज WHO ने कहा है कि अगर वैक्सीन आ भी गई है तो हम ये ना समझे कि वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो यही सवाल अहम बनता है कि वैक्सीन लगाने वाले क्या बेफिक्र हो जाएं कि अब उनको वायरस नहीं होगा? जी, उस वैक्सीन के एक अरसे तक तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन वो अरसा 4 महीने है, 6 महीने है, 1 साल है, 2 साल है, इसके बारे में अभी तक कोई स्टडीज नहीं है, क्योंकि पहली दफा ये वायरस आया है। ये हमें वक्त ही बताएगा कि क्या है, क्योंकि इसमें जो एक बड़ा मसला ये है कि वायरस म्यूटेट कर रहा है। और जो कराची यूनिवर्सिटी में हमारा ही सेंटर है, जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, उसमें 48 सैंपल्स का जेनेटिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया है और पता चला है कि बहुत सी एरियाज में सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस हो गई हैं। खासतौर पे जो मैकेनिज्म होता है जिसके तहत ये खलियों में दाखिल होता है, स्पाइक 2S प्रोटीन जो है वो ACE रिसेप्टर्स के साथ जुड़कर दाखिल होता है, वहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशंस आ गई हैं। तो इसकी वजह से हमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली म्यूटेट कर रहा है। ये म्यूटेट कर रहा है और ये बात आप कई बार कर चुके हैं। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, जो ये दूसरी लहर है कोरोना की, हमने देखा इसमें डेथ रेशो बहुत बढ़ गया, इसकी क्या वजह है? तो देखिए, हमारा डेथ रेशो जो है वो तकरीबन वही है, डेथ रेट बढ़ गया, यानी कि जितने लोग मर रहे हैं ज़्यादा लोग मर रहे हैं। मगर अगर शरह देखी जाए कि अगर हर उम्र में देखा जाए कि कितने फीसद लोग मर रहे हैं, तो वो तकरीबन इतना ही है। ज़्यादा लोग मरने की वजह ये है कि वायरस ज़्यादा फैला हुआ है। जितना वायरस फैलेगा इतने लोग इन्फेक्ट होंगे और ऑब्वियसली इतने लोग की जान जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, अब वही बात की जितनी गैर संजीदगी का मुजाहरा आवाम कर रही है, एक चीज़ से डर डर के अब बेखौफ हो गई है आवाम, क्या तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? क्योंकि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना,
ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती अगर हम बाहर जाएं तो। बिल्कुल, एंड आई थिंक लोगों को यही समझने की जरूरत है कि ये वायरस है बहुत खतरनाक, एंड जो चीज़ लोग समझते नहीं है वो ये कि और हम भी एक्चुअली बात भी ये करते रहते हैं कि कितने लोग मरे, मगर जो लोग मरते नहीं है, जो लोग अस्पताल दाखिल नहीं होते, उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब होती है। मतलब इसके अंदर बहुत शदीद जिस्म में दर्द, सर में दर्द, बुखार बहुत तेज़ होता है। मेरे कुछ मरीज़ हैं जिन्होंने कहा कि उनको इतना शदीद जिस्म में दर्द कभी भी नहीं हुआ, या इतना शदीद सर में दर्द कभी भी नहीं हुआ, और बीमारी ख़त्म होने के बावजूद, खत्म होने के बाद भी कई महीनों तक तबीयत खराब रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अस्पताल नहीं गए। जो यंग लोग हैं वो समझते हैं कि भाई हम नहीं मरेंगे, मगर ये बीमारी अच्छी खासी बुरी होती है जब लगती है तो। सही बात है। और लगारी साहब, आप भी कोरोना का शिकार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपने फ़ाइट की और आप निकले। वो पहली लहर में आपको कोरोना हुआ था। आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पर जब हम बाहर निकलते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं, काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, तो मास्क तो लगाते ही नहीं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, हाथ मिलाया जा रहा है, गले मिल रहे हैं लोग एक दूसरे से, और अगर ना हाथ मिलाएं तो लोग बुरा भी मान जाते हैं कि आप हाथ क्यों नहीं मिला रहे। तो ये जो रवैया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो हैं हमें समझने की ज़रूरत है। और कोरोना जो है वो ज़ात नहीं पूछता, वो आपकी नस्ल नहीं पूछता, आपकी उम्र नहीं पूछता, आपका सोशल स्टेटस नहीं पूछता, आपका ख़ानदान नहीं पूछता। ये इस तरह का वायरस नहीं है, वो कहीं भी किसी भी जगह पर इन्फेक्ट कर सकता है पेशेंट को, और उसके साथ उसे बहुत ज़्यादा, देखें बहुत से वायरसेस आए दुनिया के अंदर, और उनके आपने वैक्सीन भी ईजाद की और लोगों को उससे फ़ायदा भी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि वो वायरसेस ख़त्म हो गए। हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि कोरोना आ गया है तो ये ख़त्म भी हो जाएगा, इसलिए कि हेपेटाइटिस की जितने भी हैं, ए बी सी जो भी हैं, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। एड्स के जो जिससे लगता है वो उसके अवामिल ख़त्म नहीं हुए हैं। बहुत सी और बीमारियां हैं जो ख़त्म नहीं हुई हैं, तो ये भी ख़त्म नहीं हुआ है, और ये लीथल है और ये ज़्यादा जानलेवा है और ज़्यादा सख्त है। तो हमें इसको ये देखना है कि इसके लिए एक ज़िंदगी नई शुरू करनी पड़ेगी। जो पहले एक पोस्ट कोरोना था, और अब जो है पहले वो एक प्री कोरोना एज था, पोस्ट कोरोना एज जो है, हमें इसको भी पेश नज़र रखना होगा कि बाज़ चीज़ें हमें मुस्तकिल अपनाना होंगी। जापान इफ़ेक्ट नहीं हुआ इसलिए कि जापान में लोग वैसे ही मास्क पहनकर सफ़र करते हैं, वो वैसे ही अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, वैसे ही वो तमाम चीज़ें अपने दीगर जरासीम से जो है वो अपने आप को बचाने के लिए करते हैं, तो वो इससे भी बच गए हैं बड़ी हद तक। और बाकी देखें जो शदीद मुतासिर ममालिक हैं, उनकी निस्बत अगरचे हमारी हालत बेहतर रही है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि हम हमेशा ठीक ही रहेंगे। लेकिन वो एहतियात जो आप कह रहे हैं ना, वो बड़ी लाजमी है। पॉइंट टेकन लगाए साहब। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, हमने देखा कि जिनको कोरोना हुआ उनको दोबारा भी ये वायरस लगा, तो ये समझना कि अगर क्योंकि पहली लहर में हमने ये बात भी कही थी और की भी थी, और डिस्कशन भी इस पर हुआ था कि जिनको कोरोना हुआ उनको कोरोना होने के चांसेस कम हैं, लेकिन इस दूसरी लहर को देखते हुए आप क्या कहेंगे? अगर एक बार किसी एक शख्स को कोरोना हो गया तो उसको दोबारा कोरोना होने के चांसेस कितने होते हैं? दोबारा कोरोना होने के चांसेस अगर फौरी तौर पे तो कम होते हैं, क्योंकि जिससे मरीज होते, लेकिन कुछ महीने बाद देखा गया है और ऐसे बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि कोरोना होने के 4-5 महीने बाद फिर जो आपकी मुदाफ़ियती क़ुव्वत है वो कम हो जाती है, एंटीबॉडी जिस्म में घट जाते हैं और दोबारा फिर आपको कोरोना हो सकता है। और मेरे जानने वाले भी कई लोग हैं जिनको दोबारा कोरोना हुआ है, इसके बावजूद को इनको एक पहली दफ़ा कोरोना हो चुका था, तो दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो जिस्म के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो 1-2 साल आम तौर पे नहीं रहती। इसमें जो ज़्यादातर स्टडीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि 4-5 महीने बाद आपके जिस्म के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। ऐसी एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपको कोरोना हो भी चुका हो तो फिर 2-3 महीने तक आप सेफ रहेंगे मोस्ट केसेस में, लेकिन उसके बाद फिर आप ससेप्टेबल हो सकते हैं इससे। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, अब अगर हम बात करें इस सेकेंड वेव की, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि म्यूटेट हो गया है वायरस, क्या जो सिम्टम्स हैं कोरोना पेशेंट्स के वो फर्स्ट जो वेव थी उससे डिफरेंट हैं, या फिर वही हैं और ज़्यादा ख़तरनाक होकर वायरस जो है वो सामने आया है?
तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि वायरस म्यूटेट तो हुआ है, मगर हमको ये भी मालूम है कि हर वायरस म्यूटेट होता है, एंड अभी तक ये किसी भी तहकीक में नहीं आया है कि वायरस म्यूटेट जो हुआ है उसकी बिहेवियर में कोई तब्दीली आई है। तो बिहेवियर तकरीबन वही है, एंड ये पूरी दुनिया में देखा गया है कि इवन दो म्यूटेशंस होती हैं एंड हर वायरस में होती हैं, इसकी जिस तरह से बिहेव कर रहा है उसमें कोई भी अभी तक तब्दीली नहीं आई है। सिम्टम्स वही हैं जो पहले भी थे। ये ज़रूर है कि हम थोड़ा सा और आगाह हो गए, और चूंकि अब हमारे पास दो ग्रुप हो गए हैं, एक वो लोग जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ था और वो लोग जिनको अभी इन्फेक्शन हुआ है, तो बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि इन्फेक्शन दोबारा भी लोगों को होना शुरू हो गए। जो पहले भी बीमार थे, जो जून में बीमार थे, वो अभी तक बीमार हैं। तो वायरस में कोई बिहेवियर में कोई तब्दीली नहीं आई, अलामत तकरीबन वही हैं, इतना ही डेडली है, इतना ही ये तंग करता है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि ठंड का मौसम है, आम नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये एक आम बीमारियां हैं जो इस मौसम में फैल रही हैं। अब वो डिफ्रेंशिएट करना कितना मुश्किल हो गया है कि अगर एक शख्स है उसको ज़ुकाम है या बुखार है, तो वो वायरस जो है वो कोरोना वायरस है या फिर ये एक आम जो है वो वायरल बुखार है। इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह किया जाए? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, बिकॉज यही मैं क्लिनिक में भी देख रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा हल्का फुल्का बुखार होता है, उनको लगता है कि ये आम मौसमी वायरस है। बल्कि एक ही मरीज कल मैंने देखा था, उन्होंने कहा था मुझे थोड़ा सा बुखार हुआ, मैंने 2 पैंडोल ली, मैं काम पे चला गया, और 3-4 दिन काम करने के बाद जब बुखार और तेज हुआ तो चेक किया, और आप खुद सोच सकते हैं कि उस दिनों में कितने लोगों को वो इन्फेक्ट करता गया होगा। एंड ये बहुत मुश्किल है ये जानना कि ये आम जो सिम्टम्स हैं वो आम वायरस के हैं या ये कोविड के हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हो रही है, थोड़ा डर भी लग गया लोगों को कि कुछ जगहों से या कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ से टेस्ट करवाएंगे कोविड का तो वो पॉजिटिव ही आएगा। किट्स पर एतमाद नहीं है, लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं टेस्ट करवाते हुए, और ज़्यादातर लोग छुपाते हैं इस चीज़ को। तो करें क्या? ऐसे कौन सा सिम्टम हो जिस पर ये फैसला किया जाए कि अब कोविड का टेस्ट करवाना चाहिए? So I wish हमारे पास कोई ऐसा सिम्टम होता है जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं भाई ये सिम्टम है, तो आप तो 100% लोगों को जिनको कोविड है ये सिम्टम होते हैं। सिम्टम जो है वो बहुत ही वेरिएबल है, दूसरे मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ सिम्टम होते हैं। और अब ये भी हमने देखा है कि जिनकी उम्र कम होती है उनके अंदर सिम्टम थोड़े से अलग होते हैं, मर्दों को थोड़े से अलग होते हैं, खवातीन को थोड़े से अलग होते हैं। सो कोई एक ऐसा सिम्टम नहीं है जो मैं कहूँ कि भाई हर कोविड पेशेंट को, और हमको ये भी मालूम है कि तकरीबन 30% लोगों को तो सिम्टम होते भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, सिम्टोमेटिक लोग बहुत होते हैं। लगाई साहब, अब ये जो सियासी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इज्तिमात हो रहे हैं, ऐसा लगता है कोई ज़िद की, कोई अना की फ़ज़ा है जो कि कायम हो गई है पूरे मुल्क में। जब सियासतदान ज़िद पर और अना पे जो हैं वो अड़ जाते हैं, तो फिर आवाम को कैसे आगाही देंगे कि वबा से बचें, घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें? क्या आपको लगता है कि इस सूरत हाल में ये हम काबू पा सकते हैं वबा पर? देखिए, सियासी फ़िज़ा एक और सूरत हाल की निशानदेही करती है। भारत में जो है वो पिछले कोई 2-3 हफ्तों से किसानों का एक बड़ा एक्टिविटी हो रही है, और हमारे यहाँ बहुत बहुल में तो इसको रिपोर्ट किया गया है, लेकिन वैसे इसको बहुत कम तवज्जो दी जा रही है। भारत पूरे का पूरा जो है वो ऐसा लगता है कि देहात से लोग निकल कर और खेतों से लोग निकल कर सड़कों पर आ गए हैं। और यूँ मुझे याद आ रहा है कि जब तेलंगाना मूवमेंट पर कृष्ण चंद्र ने नावल लिखा था, जब खेत जागे, तो अब लगता है कि भारत में खेत जागे हुए हैं और किसान जो हैं वो बाहर हैं। अब पाकिस्तान में भी असल में हमारे यहाँ बहुत से मसाइल, सियासी मसाइल जो हैं वो हमारी सोशल और इकनॉमिक ज़िंदगी पर भी असर कर रहे हैं। अगर वो असरात हमें ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। अब क्या हम इसका कोई और इलाज हो सकता है, कोई और सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि हम लोगों को जो है इस कोरोना से भी बचाएं और सियासी एक्टिविटी जो है वो भी करें? इसके बारे में अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन सियासतदानों को बहरहाल इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और हुकूमत जो ख़ुद इसकी तरवीज करती है, बातें करती है और ज़्यादा कहती है, तो उनके वज़रा भी अपनी सरगर्मियाँ जारी रखते हैं। उनके भी वो बड़े टॉक शोज़ भी वो तो होते हैं, मतलब मीडिया के साथ जो उनकी टॉक होती है वो ख़ासी पुरहजूम होती है। और फिर उनके अपने तकरीबात भी हो रही हैं। जो बताया गया है 300 आदमियों का जो है इज्तिमा होना चाहिए, तो क्या मतलब हमें इस बात का अंदाज़ा है कि 300 आदमी जो हैं वो बिल्कुल महफूज रहेंगे और 301 हो जाएंगे तो मसाइल बढ़ जाएंगे? तो हमें इन तमाम चीज़ों का लॉजिक समझ में नहीं आती है। डॉक्टर ताउर रहमान माहिर हैं तमाम मामलात पर, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर भी बता सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि 300 आदमी जो हैं वो महफूज हैं और 301 हो जाएंगे तो
उनको कोरोना लग जाएगा। हुकूमत को भी अपनी सरगर्मियाँ सस्पेंड करनी चाहिए जो इस तरह की जिसमें हजूम होता है, और अपोजिशन को भी इस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ये बात तो ठीक है, कोई भी गैदरिंग हो, चाहे वो शादी ब्याह की गैदरिंग हो, सियासी इज्तिमात हो, जहाँ से कोरोना बढ़ने का ख़तरा होता है, आपकी क्या तजवीज़ है? अभी जो सूरत हाल इस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, क्या शादी हॉल्स को खोलने की इजाज़त देना, सियासी एक्टिविटीज़ होना, ये सब परमिशन होनी चाहिए, इस तरह के इज्तिमात होने चाहिए? मेरे ख्याल से जितनी एहतियात हम कर सकते हैं करनी चाहिए और ये जो फैसल महमूद साहब की निगरानी में और हमारे असद उमर साहब की निगरानी में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं वो कामयाब रही हैं। अभी तक दुनिया भर में सराहा गया है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी रोज़ाना की बुनियाद पे देखा जाता है कि कहाँ से वायरस फैल रहा है, उसको लॉकडाउन किया जाता है। मेरे ख्याल से कोई 5000 के करीब ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में लॉकडाउन हुए हैं और इसको खोला भी जा रहा है। जहाँ से वायरस ख़त्म हो जाता है, 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं तो खोल दिया जाता है और दूसरे इलाकों को लॉकडाउन कर दिया जाता है। लेकिन बतदरीज हमें प्रोग्रेसिवली अगर ये बढ़ता है तो हमें भी बतदरीज हमें सख्ती करनी पड़ेगी और इसको कंट्रोल करने के लिए। और ये जो अभी लगारी साहब ने फरमाया है बिल्कुल सही है कि अगर 300 लोग हों, 200 लोग हों, 1000 लोग हों, जितने ज़्यादा लोग और जितनी महदूद जगह पे जमा होंगे उतना ही ज़्यादा इसका ख़तरा बढ़ जाता है। हो सकता है कि हमें दफ़ा 144 की तरफ बढ़ना पड़े। अच्छा। उन ममालिक में उन इलाकों में जहाँ पे ये ज़्यादा फैल रहा है ताकि हम इसको सख्ती से कंट्रोल करें। लेकिन सनतें वगैरह हम बंद नहीं कर सकते इस वक्त, लेकिन दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको प्रोग्रेसिवली रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक दफ़ा ये ज़्यादा फैल जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी पॉलिसी रही, शुरू में हमने इसको कंट्रोल कर लिया हिंदुस्तान के मुकाबले में या अमेरिका या बरतानिया के मुकाबले में हमने काफ़ी सख्ती से लॉकडाउन किया। लेकिन अभी जो है ये दोबारा जो बढ़ रहा है उसमें ज़्यादातर जो वजह है वो बेएहतियाती की है। और ये फैसल साहब बिल्कुल, डॉक्टर साहब ये बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि वायरसेस म्यूटेट करते हैं, ये नॉर्मल होता है, 2-3 हफ्ते में वायरस अपनी शक्ल बदलता है। लेकिन सवाल यही है कि सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस हैं या इनसिग्निफिकेंट हैं, या उनके ये तकरीबन 30,000 मॉलिक्यूल्स की एक लड़ी सी होती है, उसमें कुछ इलाके ऐसे होते हैं उसके स्ट्रक्चर में जहाँ म्यूटेशन आ जाए तो इसके बिहेवियर पे फर्क पड़ जाता है। लेकिन अभी तक कोई बैनुल अक़वामी ऐसी एविडेंस नहीं आई है कि कोई ऐसी जगह पे म्यूटेशन आई हो कि इसके बिहेवियर पे फर्क पड़ा हो। लेकिन इसके ऊपर हमें नज़र रखनी है कि ये बिल्कुल मुमकिनात में से है कि जहाँ मुख्तलिफ जगहों पे म्यूटेशन हो रही हैं, ऐसी म्यूटेशन भी हो सकती हैं जिसकी वजह से ये बहुत ख़तरनाक सूरत और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। पहले हमने देखा कि सार्स आया, वो भी इसी फैमिली के वायरसेस था, मेरे ख्याल से 2003 में आया था चाइना से। फिर 2012 में मर्स आया, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो भी कोरोना वायरस की फैमिली का ही वायरस था। अच्छा। लेकिन उसमें इतनी अमवात नहीं हुई। ये 2012 में सऊदी अरेबिया से जद्दा से शुरू हुआ था। और ये जो है अब जो आया है ये ज़्यादा एग्रेसिव है, इसका कैरेक्टर काफ़ी मुख्तलिफ है और इसकी अमवात भी ज़्यादा है और फैलाव भी ज़्यादा है। तो ये एक कंटिन्यूटी है। उस वक्त ज़्यादा तहकीक नहीं हुई बदकिस्मती से, जब सार्स और मर्ज आए थे तो हम इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे जब ये कोविड-19 जो आया है, ताकि इसको हम टैकल कर सकें। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, क्या इस बात पर गौर किया जा रहा है कि अगर ये केसेस इस तरह बढ़ जाते हैं, आगे भी सूरत हाल अच्छी नहीं होती है, जिस तरह डेथ रेशो है, जिस तरह केसेस एक्टिव केसेस हैं, तो क्या शादी हॉल और जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हो सकते हैं, चाहे वो सियासी इज्तिमात हों, तो उन पर पाबंदी लगाई जाए? जी बिल्कुल, तो ऑलरेडी पाबंदी लगाई जा रही है। जो इंडोर शादीज़ हैं उसको तो डिस्करेज किया गया है, बल्कि बंद कर दिया गया है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमको पता है कि वायरस जो है वो अंदरूनी जगहों पे, इंडोर जगहों के ऊपर, खासतौर पर अगर वेंटिलेशन ख़राब हो तो काफ़ी दूर तक फैल सकता है। और इसी वजह से आउटडोर शादी अलाउ की गई। मगर उसके अंदर भी यही बात है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितनी हजूम होगा, उतना ये वायरस फैलेगा। एंड आई थिंक एक बात हम हमेशा भूल जाते हैं कि ये हम सबकी समाजी जिम्मेदारी है कि भाई हम लोग खुद कोशिश करें कि ये वायरस ना फैले, और दूसरे लोगों पर रिलाई ना करें कि भाई कोई डंडा मारेगा तो फिर हम काम करेंगे, बगैर डंडे के काम नहीं करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये मसला है ना, अब जैसे दूसरे ममालिक में हमने देखा ऐप मुतारिफ कराई गई या बहुत बड़े बड़े फाइन्स किए गए ताकि लोग जो हैं वो सख्ती से अमल करें जो हुकूमती हिदायत हैं। लेकिन यहाँ पर वो मास्क ना पहनने पर फ़ाइन का निकाला गया, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ किसी भी शहर में। तो सख्तियाँ इतनी नहीं हैं जिसकी वजह से लोग भी नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, हर चीज़
इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी अपने मसले मसाइल होते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और लोग भी लड़ते हैं। अगर लोगों से बोले कि मास्क पहना, आपने क्यों नहीं पहना, तो लोग उल्टा फिर आपको डांटते हैं कि आपने क्यों पहना हुआ है, आपको भरोसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं लगेगा। और लोग जो है होते हैं कि भाई आप हमको क्यों बोल रहे हैं मास्क पहनने को। तो और ये चीज़ें ये सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं है, ये तो अमेरिका में भी हमको पता है कि लोग कहते हैं कि भाई हमको मास्क की जरूरत नहीं है। एंड इस तरह के शो जैसे कि आप कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को आगाह पहुंचाया जाए कि ये कितना ज़रूरी है और कितना कि ये हम सब अपना अपना किरदार अदा करें। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब कि ये भी सुनने में आया पिछले दिनों कि कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे हैं जिनको ख़तरा कम होता है वायरस लगने का, जिसमें ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में ये कहा गया कि इस ब्लड ग्रुप को जो है वो कोरोना वायरस लगने का ख़तरा कम होता है। क्या ये मिसकॉन्सेप्शन है या वाकई इसमें कोई हकीकत है? देखिए इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि जब भी हम लोग इस तरह की तहकीक करते हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, तो इसका ये मतलब नहीं कि एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ भी है। यानी कि अगर मैं यूँ करके बोलूँ कि उन्होंने ये किया कि पूरा देखा कि किन किन को कोरोना लगा और उनके ब्लड ग्रुप क्या है, और हाँ बिल्कुल ऐसा लगा कि जिनको जो ओ पॉजिटिव है उनके अंदर शिद्दत थोड़ी सी कम थी। मगर हो सकता है कि ये ओ पॉजिटिव की वजह से नहीं, उन लोगों के अंदर कुछ और चीज़ हो और इत्तेफाकन वो पॉजिटिव भी हो जिस वजह से कोरोना की शिद्दत कम थी। याद रखें कि इसका ये मतलब नहीं कि आपको ओ पॉजिटिव है तो बस आप बगैर मास्क के बगैर कोई एहतियात करते हुए बाहर निकलें, बिकॉज जो ओ पॉजिटिव है उनके अंदर भी शदीद बीमारी तो थी। आपको क्या पता कि आप शायद वो हो जिनके अंदर इत्तेफाकन शदीद बीमारी हो। सो प्लीज ये वाली चीजें जो है वो अभी तहकीक चल रही है इस पे, मगर ये इतनी कंफर्मेटरी बात नहीं है कि हम इसको लेके बोलें कि भाई हम लोग बचे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एहतियात लाजमी है। लगारी साहब, आजकल मैंने एक रवैया देखा लोगों का, जब आप जाते हैं मिलते हैं लोगों से और अगर आप उनसे हाथ नहीं मिलाते, गले नहीं मिलते, तो वो बुरा मान जाते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ हो कि लोग माइंड कर जाते हैं कि क्यों भरोसा नहीं है या हमसे क्या तुम्हें कोरोना लग जाएगा। तो ये जो एक तरीक़ेकार है लोगों का, क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कभी? जी, ये जो है हमें अब कुछ चीज़ें, कुछ इस्तिलाहें जो हैं समझ में आ रही हैं। दस्तबरदार होना तो अब दस्तबरदार होने वाली बात अब है कि जनाब हाथ जो है वो बस दार पर ही होना चाहिए और किसी के साथ आप जो है वो दस्त पर गिरेबा ना हो, या आप किसी के साथ जो है वो बल्कि आपको हमेशा एहतियात करनी है और सामने वाले को भी इसको रियलाइज़ करना है। मेरे साथ इस तरह बहुत कम हुआ है कि किसी ने मुझसे कहा हो कि जी आप हाथ क्यों नहीं मिला रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत से इलाकों में हम जो है वो दोस्तों से मिलते हैं तो एक रिवायतन हाथ बांध कर यूँ करके हम कहते हैं कि जी बस सलाम हो गया, इसी को समझेंगे यही सलाम है। और ये ऐसा नहीं है कि इसको मज़हब का नाम दिया जाए कि हिंदू मुस्लिम का है। ये कल्चर है पूरे सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी और सराइकी पूरे बेल्ट के अंदर भी लोग एक दूसरे के साथ एहतरामन इस तरह मिलते हैं। और हाथ मिलाना जो है वो रिवायत बहुत ज़्यादा देहात में नहीं है। लोग जब बहुत बड़ा मजमे में जाएं, 10, 15, 20 आदमी बैठे हैं तो बाहर से आने वाले आदमी को किसी के साथ भी हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं। वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, और वो कच्चे जब लोग बैठे होंगे वो वालेकुम सलाम कहेंगे और ये हो गया। यानी अब किसी को उठने की और किसी को जो है इस तरह के लोगों के साथ की ज़रूरत नहीं है। हम शहरी जहाँ रहते होते हैं तो यहाँ तकल्लुफ़ात ज़्यादा होते हैं। हम तकल्लुफ़ात की वजह से समझते हैं कि यार हाथ मिलाना बहुत ज़रूरी है और हाथ भी बड़ा गर्मजोशी के साथ मिलाना लेकिन चाहिए। ये गलत है, ये तरीक़ाकार अभी गलत चाहिए। हाँ। और इसके लिए लोग इसरार भी करते हैं कि यार देखो मुझसे वो गले नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि वो मुझसे नाराज़ है। ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना सबसे नाराज़ है और हमें कोरोना की मिजाज को देख के फैसला करना होगा कि हमारा तरीक़ाकार लोगों से मिलने का क्या होना चाहिए। कामरान बंगश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान केपी। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। केपी में शरह जो हमने देखी ज़ाहिर वायरस की और वो उसके बाद तेज़ी से बढ़ी जलसों के बाद, तो आप अब हुकूमत जो है वो क्या फ़ैसला करने जा रही है, क्या गौर कर रही है? अगर ये वबा इस तरह फैलती रहती है सूबे में तो मज़ीद क्या इक़दाम किए जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रिया, बड़ा ये इम्पोर्टेंट आपने इशू रेज किया है। खैबर पख्तूनख्वा में जो केसेस है उसमें बतदरीज बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। मैं अगर आपको सिर्फ कल की स्टेटिस्टिक्स बताऊं क्योंकि आज की आएगी शाम को, तो 419
नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 10 डेथ्स हुई हैं, यानी 10 पीपल आर डाइड। और ये इस तरह की सिचुएशन में अगर आप टोटल नंबर को देख लें तो 48,000 से ज़्यादा लोग क्रॉस कर गए। हमारी जो कैपेसिटी है वो भी जो ओवरऑल हम यूज़ कर रहे हैं वो तक हमारी कैपेसिटी पहुंच गई है हॉस्पिटल्स की और लैब्स की। तो ये सिचुएशन बड़ा वॉरिसम है। जो आपने जलसों की बात की, उसके बाद जो मिक्स हमने मैसेजेस दिए हैं लीडरशिप ने जो मुख्तलिफ जमातों की है, उससे लोगों में अब ये बात आ गई है कि जी इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप जलसे में जाएं, अगर आप बाहर जाएं, अगर आप लोगों से मिलें। जैसे अभी ये हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे कि लोगों ने इसको अब केयरलेसली लेना शुरू कर दिया है। तो हम तो अपनी कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं। आज भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब सुबह से वो हमारी कैपेसिटी एनहांसमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। हम जो कोविड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हैं उनको अभी आपके पास सिचुएशन क्या है वेंटिलेटर्स की, बिस्तरों की? एचडीयू में यानी जो हमारे ऑक्सीजन के यूनिट्स हैं उनकी सप्लाई और डिमांड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। हमारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 80% क्रॉस कर चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। हम जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं जिनको फर्स्ट वेव के बाद हमने बंद कर दिया था उसको भी रीओपन कर रहे हैं। मुख्तलिफ अजला में बिलखुसूस जो अर्बन सेंटर्स हैं उसमें रिपोर्ट्स बड़ी अलार्मिंग है। तो ज़्यादा कैपेसिटी हम यूटिलाइज कर चुके हैं और उसके बाद जो है अब और हमारे जो PIC एक इंस्टीट्यूट है हम उसको खोल रहे हैं और हमारे कोविड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं उन सब के ऊपर हमारा काम जारी है। तो खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन बड़ी वॉरिसम। तो कामरान साहब अब यही जो सूरत हाल है 80% बढ़ चुके हैं अस्पताल, आगे आप लोगों की हिकमत अमली क्या है? जो गैदरिंग्स हैं उनके हवाले से क्या आप लोग फैसला करने जा रहे हैं? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जैसे कहा था कि ये सिचुएशन अगर ख़राब होती है तो इसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली उन लोगों के ऊपर जाएगी जिन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। तो उसी तरफ सिचुएशन जारी है। देखें, अगर कभी भी किसी भी सिचुएशन में हमारी कैपेसिटी 100% से बढ़ जाती है तो हमें अल्टीमेटली सख्त डिसीजंस लेने होंगे। जैसे कि हमें शायद लॉकडाउन में तेजी लानी पड़े, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़े। तो ये सारी चीजें अब फिर मजबूरी की हालत में रोजाना की बुनियाद पे NCOC की मीटिंग्स हो रही हैं, वो सिचुएशन को डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, हम हॉटस्पॉट्स की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो ओवरऑल हमारी इन्फोर्समेंट है उनकी भी कैपेसिटी एग्जॉस्ट होने का खतरा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में फिर आप लॉकडाउन की तरफ या स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी को भी आप फिर उसी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये सारी सिचुएशन है। मैं किसी किस्म की नाउमीदी नहीं फैलाना चाह रहा, लेकिन हालात जिस नहज पर हैं वो आप सबके सामने। बिल्कुल ऐसा ही है। कामरान मंगश साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ज़ाहिर है ये पूरे मुल्क की सूरत हाल है, जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। अगर यही सूरत हाल तो आपकी क्या तजवीज़ है वज़ीर आज़म को? क्या उनको मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए हमें, लेकिन हमें कुछ मेजर्स मेरे ख्याल से फौरी तौर पे लेने चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी हवाई जहाज़ जो हैं आपके जितनी लोकल फ़्लाइट्स हैं वो भरी हुई जा रही हैं, और जबकि मार्च अप्रैल में जब हमने लॉकडाउन किया था उस वक्त एक सीट बीच में खाली होती थी और थोड़े से किराए बढ़ा दिए गए थे। तो अगर आप एक सीट खाली कर दें और 30% किराए दोबारा बढ़ा दें तो एक तो क्योंकि बंद जगह पे बैठे रहते हैं, 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे सफ़र होता है, तो उसमें फैलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ये तो फौरी तौर पे कर सकते हैं। दूसरे जो है जो बसेस वगैरह के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी इसमें सूबाई हुकूमतों का काम है, क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद ये जो पूरा हेल्थ सेक्टर है ये अब सूबों के पास है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें तो सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि बसेस के अंदर भी जो पैक्ड बसेस जा रही हैं और जिनमें कोई वेंटिलेशन नहीं है वहाँ भी बहुत बड़ा खतरा है कि इसके फैलने का। और हो सकता है कि हमें कुछ सर्किट ब्रेकर्स जिसको कहते हैं लगाने पड़े। सर्किट ब्रेकर्स का मतलब ये है कि अगर बहुत ज़्यादा किसी शहर में या किसी इलाके में तो वहाँ पे कम्प्लीटली 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के लिए कम्प्लीट लॉकडाउन कुछ इलाकों में करना पड़े, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन से जो इक़्तिसादी हालत पे बहुत ख़राब होंगे और ख़ास तौर पे जो हमारा गरीब तबका है उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ एन ऑप्शन प्रेजेंटली फॉर अस।
डॉक्टर फैसल महमूद साहब, आपकी क्या तजवीज़ है इस सूरत हाल को देखते हुए? क्या हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए अपने फैसलों पर? So I completely agree with डॉक्टर अता कि आई थिंक अभी फिलहाल कंप्लीट लॉकडाउन का टाइम नहीं है, एंड कंप्लीट लॉकडाउन के अपने मसले मसाइल होते हैं, इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अलबत्ता एक चीज़ जो कि आई थिंक थोड़ी सी और गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो ये है कि अपनी जो मैसेजिंग है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा बताना चाहिए क्या क्या मसले हो रहे हैं। और जो मिक्स मैसेजिंग चल रही है कि जल्द से भी चल रहे हैं मगर ये भी कह रहे हैं कि क्राउडिंग ना करें, तो ये थोड़ा सा आई थिंक अगर करें तो लोगों को शायद थोड़ी सी और अच्छा लॉकडाउन ना करें डॉक्टर फैसल महमूद साहब, एटलीस्ट फाइन करें, लोगों को बड़े फाइन्स करें। अगर जो मास्क ना पहने, सोशल डिस्टेंसिंग ना करे, हुकूमत एटलीस्ट फाइन करना शुरू करे। इस पर आप क्या कहेंगे? तो फाइनिंग इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, मगर याद रखें फाइनिंग के अपने मसले मसाइल भी होते हैं कि फिर लोग कहते हैं कि हमसे पैसा लिया जा रहा है, करप्शन वाली बात शुरू जाती है, फाइन के पैसे किधर जाएंगे, किसके पास जाएंगे, तो ये वाले मसले मसाइल भी होते हैं। मगर आई थिंक फाइनिंग एटलीस्ट मास्क के लिए तो इज नॉट अ बैड आइडिया। बिल्कुल ऐसा ही है। लगारी साहब, आप क्या कहेंगे कि अगर ये चीज़ हो कि जो शख्स मास्क ना पहने पब्लिक प्लेसेस पर उस पर फाइन किया जाए, लेकिन वो हो कैसे मुमकिन? नुमाइंदे ऐसे हुकूमती नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हों, कोई ऐसी फोर्स हो जो देखे, चेक एंड बैलेंस रखे इस चीज़ पर? सही बात है। और एक ऐसी सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा वो क्लास सोसाइटी है, बड़ा तबकाती सोसाइटी है, और बाज़ लोग जो हैं अपनी हैसियत का मुजाहरा करके वो कानून को अपना ताबे समझते हैं, उनको आप कैसे कहेंगे कि जी नहीं आप नहीं करें, और वो अपनी जेब से कार्ड निकाल कर यूँ सामने रखेंगे भाई मैं फ़लाँ आदमी हूँ, तो बेचारा जो भी वो कानून को नाफिज कर रहा है वो तो भाग कर पीछे हो जाएगा, हट जाएगा कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें हैं। अब हुकूमत को ये ख़ुद सोचना है कि वो कितना आगे इस सारी सूरत हाल में अगले इक़दाम क्या कर सकती है। अगर ये बढ़ता है और रफ्तार इसकी और ज़्यादा तेज़ होती है तो ज़ाहिर है आपको लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। फिर ये आपने सोचना होगा कि उन बाज़ारों का क्या करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा हजूम होता है और वहाँ SOPs का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ इबादत होती हैं तो हमारी इबादत गाहों में, मसाजिद में भी हजूम होता है, अगरचे उलमाए कराम इसकी वो करते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को ये तो नहीं कह सकते कि जनाब इबादत के लिए आप ना जाओ जब तक कि आपके पास कोई इस तरह का जो सरकारी हुक्म है वो ना हो, तो आप रोक भी नहीं सकते हैं। तो अब आपको देखना होगा कि आपने क्या, यानी मैं ये नहीं, मुझे कभी भी समझ में ये बात नहीं है अगर किसी एक शख्स ने कोई एक चीज़ बाज़ार से ख़रीदनी है तो ये क्या बात हुई कि उसमें जो है पूरे हजूम की सूरत में निकले, ख़ानदान का ख़ानदान निकल पड़े और फिर 50 जगहों पर वो चीज़ देखता फिरे और एक जगह पर जाकर जो है वो 51वीं जगह पर जाकर कहे कि जी हाँ ये भी बस ठीक तो नहीं है। लेकिन तो गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलना ये भी गैर संजीदा रवैया है हमारा, क्योंकि हम इस वबा को सीरियस ले ही नहीं रहे ना लगारी साहब। बिल्कुल ऐसा है, लोग इस बात का ख्याल बहुत कम कर रहे हैं, लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। एक बड़ा मसला ये है। और बाज़ इलाके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और बाज़ क्लासेस भी ऐसी हैं, अगर गरीब तबके में ये फैल जाता है तो हमारे पास कोई सूरत हाल नहीं होगी कि कैसे उससे निकलें। अगरचे ये मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया कि ये ज़ात पात को और नस्ल को और रंग को और सोशल स्टेटस को नहीं देख रहा है, ये कोरोना हो जाता है। लेकिन बहरहाल हमें ये ज़रूर देखना है कि अगर ये बढ़ रहा है, डॉक्टर अताउर रहमान साहब कह रहे हैं 5000 जगहों पर, मैं भी शहर में होता हूँ, मुझे इस दौरान में तो मौका नहीं मिला कि पंजाब के शहरों में जाकर देखूँ, लेकिन मैंने कराची में भी कभी स्मार्ट लॉकडाउन को मैं समझ नहीं सका कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है। मुझे अब तक मैं अपनी कोताह फहमी का और कज फहमी का मैं एतराफ़ करता हूँ, मुझे आज तक ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो समझ नहीं आया है कि कैसे होता है और कहाँ पर होता है और किस तरह नाफिज होता है और कौन नाफिज करता है और उसके नाफिज करने का तरीका क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आया। ज़ाहिर ये इंतज़ामिया की गफलत ही कहेंगे ना कि जो हुकूमत थी जो ये इक़दाम कर रही है वो उस तरह से कर नहीं पा रही है। और वही बात कि कहा तो जाता है कि फ़ला जगह माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन, लेकिन जो इम्प्लीमेंट है वो उस तरीके से नहीं होता है। दोबारा ज़रा वैक्सीन की बात मैं करना चाहूँगी डॉक्टर अताउर रहमान साहब से। डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन आया था जो कि पहली जो लहर थी उसमें खासा कारगर साबित हुआ था, लेकिन हमने देखा कि वो फिर ब्लैक
में बिकना शुरू हो गया, उसकी दस्तियाबी नहीं हुई, हुकूमत की सतह पर इस आवाज़ बुलंद की गई तो हुकूमत ने इसका नोटिस तो ज़रूर लिया, लेकिन उसके बावजूद उसकी कीमत कम ना हो सकी। वैक्सीन के हवाले से भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जब वैक्सीन पाकिस्तान में आएगी तो क्या वो दस्तियाब होगी इस तरह, उसकी दर्जाबंदी हुकूमत किस तरह करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वैक्सीन को लगाने में भी लोग गलत इस्तेमाल करें और अपना फ़ायदा देखें इसमें? जी, ये हमारी बदकिस्मती है कि होर्डिंग शुरू हो गई थी, जो डेक्सामेथासोन, रेमडेसिविर और इस तरह की जो चीज़ें थी बाज़ार में शॉर्टफॉल हो गई थी और उसके प्राइसेस बढ़ गए थे जो ये आए थे। हालांकि बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं थी चीज़ें, मार्जिनली इनका फ़ायदा था लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं था इनका, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम पैदा हो गया था। वैक्सीन जो है, मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इसको बाकायदा हॉस्पिटल्स के नेटवर्क के थ्रू इसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कुछ पैसे भी हुकूमत ने अलग रखे हैं इसके लिए एक्वायर करने के लिए वैक्सीन्स, और इसकी जो तरजीहात भी अनाउंस की हैं कि हम सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको पहले देंगे, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, जो उम्र रसीदा लोग हैं, उनको देंगे, फिर बाकी लोगों को देंगे। तो प्लान बड़ा अच्छा है और इसमें हमें सूबों को और फेडरल गवर्नमेंट को मिलकर ताउन करके एक होके हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। समझने की बात यह है कि इस वक्त आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई दवाई नहीं है इसके खिलाफ जो कि इससे हम लड़ सकें, और कोई दवाई नया ड्रग आने में बहुत अरसा लगेगा। इसके खिलाफ जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं उसमें अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जो FDA अप्रूव ड्रग्स हैं, चाहे वो मलेरिया के खिलाफ हैं या एंटीवायरल हैं या एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, कि शायद इसमें फिट आ जाए, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हो पाई है। हमारे पास एक ही रास्ता है, वो ये है कि वैक्सीन अभी 5-6 महीने दूर है, अगले साल के वस्त तक मेरे ख्याल से बड़े पैमाने पे अवेलेबल होगी, 2nd क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। लेकिन अभी जब ये 4-5 महीने आपको गुजारने हैं, और उन गुजारने के लिए आप सबसे अहम चीज़ मास्क पहने, नंबर 1, नंबर 2 अपने हाथ बार बार धोएं, नंबर 3 कम से कम 6 फुट का फासला रखें। आपको किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है आज, आप खाली ये इतनी सी एहतियात कर लें तो बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी रिस्क के आप अपने आप को बचा सकते हैं। और ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं वो बुजुर्गों से दूर रहें, अगर वो स्कूल जाते हैं और वापस आते हैं तो उनसे जो बुजुर्ग हैं वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। तो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल कर लें, और आपके इसमें आप लोगों का बहुत अहम किरदार है कि मीडिया जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज करे, ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमें अवेयरनेस पैदा हो, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो इस वक्त देखें ना, अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है इकोनॉमिक पावर के तौर पे, लेकिन बड़े बड़े मुल्क जो हैं, बरतानिया को देखिए, फ्रांस को देखिए, इटली को देखिए, तो हम जो हैं, इसलिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पॉलिसीज रही हैं। हमें इन्हीं पॉलिसीज को कंटिन्यू करते हुए, लेकिन इसमें सबको मिलकर एक दूसरे से लड़ने के बजाय इस वायरस से लड़ें। ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है उनको मिलकर यकजा हो जाना चाहिए और इस वायरस से लड़ना चाहिए। पहले इस पे काबू पालें, उसके बाद अपनी फिर और चीज़ें होती रहेंगी, जिंदगी के साथ सब चीज़ें चलती है। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, क्या हुकूमती प्लान है इस वैक्सीन के हवाले से, आप हमें क्या बताएंगे? दर्जाबंदी किस तरह की गई है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी? जिस तरह डॉक्टर अताउर रहमान साहब बता रहे हैं कि वक्त में अगले साल की दस्तियाबी हो सकेगी उसकी। अब वही बात मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि लोगों को खदशात हैं कि वैक्सीन अगर आ भी जाएगी तो हमें दस्तियाब नहीं होगी, और या तो इतनी महंगी होगी कि दस्तरस में ही नहीं आएगी लोगों की। देखिए, इस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि कोवैक्स का पार्ट है। ये एक अलायंस है, ये ग्रुप है जो कि WHO और गावी और सेपी, ये 3 इदारे हैं या 3 इदारे जो कि वैक्सीन को देखती। तो उन्होंने ये बोला है कि एटलीस्ट 20% पॉपुलेशन को अगर हो सके तो वो वैक्सीन पहुंचाएगी ताकि सब लोगों को वैक्सीन मिल जाए। इसके साथ ये भी है कि कुछ ड्रग कंपनीज भी वैक्सीन साथ लेके आ रही हैं। तो प्रॉब्ली होगा ये कि हमारे पास 2 वैक्सीन लगाने के तरीके होंगे, एक गवर्नमेंट के जरिए से, जिसके जैसे कि अभी बताया गया कि थोड़ा सा पैसा भी अलग किया गया है, कौन सी वैक्सीन लेनी है वो भी उस पर डिस्कशन हो रही है, क्योंकि वैक्सीन बहुत सारे मुख्तलिफ इक़साम के। और फिर एक दूसरा तरीका होगा वैक्सीन लगाने का जो कि आप खुद खरीद के लगा सकते हैं। सो एंड उम्मीद इस बात की कि विद टाइम पूरी पॉपुलेशन होगी, मगर इसमें टाइम लगेगा। और वैक्सीन
कि दूसरी जी चीज़ें होती हैं कि इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, कौन लगाएगा। इतने लोग हैं नहीं, ये पोलियो के कतरे तो है नहीं कि भाई जो पोलियो वैक्सीनेटेड थे वो ये लगा सके, तो इसके लिए तो इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। ये कहाँ पे होगा, ये अस्पतालों के अंदर देंगे, क्लिनिक्स में देंगे, डिस्पेंसरी में देंगे, तो ये सब चीज़ें भी डिसाइड होना बाकी हैं और डिस्कस हो रही हैं। राइट, बिल्कुल सही। तर्जुमान बलूचिस्तान का शवानी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। लियाकत साहब, बलूचिस्तान में अभी क्या सूरत हाल है और हुकूमत क्या सोच रही है? अगर केसेस इस तरह से बढ़ते रहे, एक्टिव केसेस और डेथ का रेट बढ़ता रहा, तो आगे बलूचिस्तान हुकूमत क्या सोच रही है मजीद इकदाम के हवाले से? देखिए, हमारी सारी सोच है, बल्कि पूरी दुनिया की सोच जो है कोविड के फैलाव वही डिटरमिन करेगी कि हमें क्या सोचना है। अब तक वैक्सीनेशन का भी सुनने में आ रहा है कि शुरू होने लगा है वेस्टर्न ममालिक में, हमारे तक पहुंचते पहुंचते उसमें भी वक्त लगेगा। तो सोच तो हमारी एक ही है कि अगर केसेस में इजाफा होता है तो वाइड हल जो है ना वो लॉकडाउन है और SOPs पे अमल दरामद है। इसके अलावा तो कोई और रास्ता नहीं है। वेस्टर्न ममालिक में भी आपने देखा है सेकंड वेव में बहुत सारे ममालिक में लॉकडाउन है, कुछ में तो कर्फ्यू इम्पोज हुआ है और इम्पोज करेंगे। तो जिस तरह की सूरत हाल है और ये जो सेकंड वेव है, ये मुझे तो पहले वेव के मुकाबले में ज्यादा इसलिए खतरनाक नजर आ रही है कि पहले वेव में तो ये हुआ कि विंटर के इख्तिताम और समर के अवाइल में सेकंड वेव आई थी, मई जून में उसका पीक आया और वैसे भी गर्मियों में उस वक्त भी ये प्रेडिक्शन थी कि केसेस कोरोना के जो असरात है वो कम होंगे। विंटर में तो ये है कि असरात बढ़ेंगे जो है। जी लियाकत शवानी साहब आ गया जी, तो एक तूफान मच जाएगा, बहुत मुश्किल सूरत हाल से हमें दो चार होना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, अभी आपके पास अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर, इसकी क्या अभी सूरत हाल है बलूचिस्तान में? देखिए, हमारे 45 वेंटिलेटर हमने कोविड के पेशेंट्स के लिए वो बिल्कुल डेडिकेट किए। 57 हमारे हॉस्पिटल जो है पूरे बलूचिस्तान में कोविड के लिए डेडिकेटेड है और इन्हें 1130 बेड है कोविड के पेशेंट्स के लिए। इसी तरह जो ऑक्सीजन है बाईपैप सीपैप के लिए 827 बेड है हमारे और 802 डॉक्टर जो है वो अपने फर्ज पर एग्जाम दे रहे हैं। 2635 हमारे पैरामेडिक स्टाफ है, बेसिक स्टाफ। ये एक इमरजेंसी की सूरत हाल है बलूचिस्तान में और ये सारे स्टाफ जो है 24/7 अपने फर्ज पर एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन ये है कि अभी जो पेशेंट फ्लो है हॉस्पिटल में वो बढ़ रहा है। 10 दिन पहले तो एक पेशेंट भी नहीं था, अभी जो है 50 पेशेंट जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल में वो इस वक्त से एडमिट है। वेंटिलेटर पे एक भी पेशेंट नहीं। अभी आपको मुश्किल किस चीज में आ रही है? ICUs में। जी, मुश्किल आपको अभी किस चीज में आ रही है? देखिए, मुश्किल जो परेशानी है वो केसेस का बढ़ता है। इस वक्त हॉस्पिटल दीगर हॉस्पिटल पेशेंट है नहीं, तो हॉस्पिटल के अंदर समस्या हो तो अंदर कंट्रोल है। लेकिन ये है कि केसेस में जो बढ़ने की शरह है अभी ये एक नवंबर हमने 7% पे और दिसंबर में मुश्किल 4 ऐसा ही है। केसेस की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ये हमने देखा है कुछ एक महीने। बहुत शुक्रिया लियाकत शवानी साहब आपके वक्त का। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, मैं पढ़ भी रही थी और कुछ जगहों पे कुछ लोगों से बात भी हुई वैक्सीन के हवाले से, जिस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। हम ऐसी कौम हैं जो कि अफवाहों पर यकीन रखती हैं, आंखें बंद करके हम यकीन कर लेते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वैक्सीन आ भी जाएगी तो हमें नहीं लगवाएंगे इसे, हमें नहीं मालूम कि ये क्या है, ये वैक्सीन, ये भी कोई साजिश है और ये इतनी जल्दी तैयार कैसे हो गई, इसके ज़रिए काबू पाना चाहते हैं लोग हम पर। तो ये जो एक अफवाह है और जो वैक्सीन के हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, उससे किस तरह निपटा जाए? जी, ये अफसोस की बात है कि अफवाहें जो हैं, ये बहुत से लोग तो यकीन ही नहीं करते कि कोरोना वायरस नामी कोई चीज़ भी है या नहीं, या ऐसे ही ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ऐसे ही लोगों ने बना लिया है कोरोना वायरस। तो हमें इसमें लोगों को, आपके मीडिया को, अखबारों के ज़रिए और दूसरे लोगों के ज़रिए इसमें कायल करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली एक वायरस है जैसे दूसरे वायरसेस होते हैं और उसी तरह इसका इलाज भी
दरियाफ्त होने की कोशिश हो रही है, उसी तरह इसके वैक्सीन डेवलप की जा रही है। ये ज़रूर है कि वैक्सीन का अभी पता नहीं कौन सी वैक्सीन ज़्यादा कामयाब होती है या कम कामयाब होती है, कितने असर रहता है, ये तो वैलिड क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनको सख्ती से इन अफवाहों की तरदीद करें और लोगों में एजुकेशन फैलाएं कि ये वैक्सीन जो है आने वाली है, इसको आप ज़रूर लगवाइए और बचिए नहीं। इसमें एक चीज़ हमें ख्याल रखनी पड़ेगी कि मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए कि अपनी टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ाए। हमने 4-5 महीने पहले तक हम कोई 40-50 हज़ार की रोज़ाना पे पहुँचे थे और आज भी तकरीबन वहीं पर हैं। हमें इस वक्त अपने ज़्यादा बड़े पैमाने पे टेस्टिंग करनी चाहिए और इस वक्त जो टेस्टिंग हो रहे हैं वो सिर्फ उन लोगों के हो रहे हैं ज़्यादातर जिनमें सिम्टम्स हैं। जिनमें सिम्टम्स नहीं हैं, रैंडम टेस्टिंग जो है वो बिल्कुल नहीं की जा रही या ना होने के बराबर हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रैंडम टेस्टिंग भी करके देखें कि कितने % लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन उनको ये हो चुका है, वो पॉपुलेशन के कितना हिस्सा है। और फिर एंटीबॉडी टेस्टिंग जो कि बहुत तेज़ी से हो जाती है और बहुत कम कीमत पे हो जाती है, वो भी करके देखें कितने लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं पिछले 3-4 महीने में, ताकि टेस्टिंग कैपेबिलिटी हमारी पिछले कोई ख़ास ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। हालांकि शुरू जब ये आया था पाकिस्तान, उसके बाद तो बहुत सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन पिछले 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमने, क्योंकि सेकंड वेव, पहला वेव जब कम हो गया था तो मेरे ख्याल से हम रिलैक्स हो गए थे, लेकिन अब ये सेकंड वेव से पता चल रहा है कि हमें टेस्टिंग कैपेबिलिटी और बढ़ानी चाहिए और टेस्टिंग जो है कम से कम 1,00,000 टेस्ट रोज़ाना करने चाहिए, जिसमें सिम्प्टोमेटिक के अलावा एसिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग भी करनी चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से भी, फैसल महमूद साहब से भी ये बात करूंगी। डॉक्टर साहब, ये टेस्टिंग किट्स की हमारे पास क्या सिचुएशन है? जो रैंडम टेस्टिंग की बात अभी डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने की कि तकरीबन 1,00,000 तो टेस्ट हों एक दिन में रैंडम, तो क्या हम इस सिचुएशन में हैं हुकूमत के रैंडम टेस्टिंग इतनी बड़ी तादाद में कर सके? टेस्टिंग के सिलसिले में 2-3 चीज़ें एक्चुअली। एक तो ये कि अगर एंटीबॉडी टेस्ट की बात करें और ये देखें कितने हमारे जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ये वायरस हो चुका है, तो ये एक दफ़ा WHO और गवर्नमेंट के साथ ये एक्सरसाइज हुई थी जिसमें तकरीबन 13% लोग मिले थे, जिसमें शहरों में ज़्यादा था और देहातों में कम था। इसका सेकंड राउंड जो है वो भी प्लान्ड है, वो भी जल्द शुरू होने वाला है। एंड इसमें होता ये कि आप हर शहर में जाके एक पहले से डिसाइड करते हैं कहाँ आपको सैंपल लेना है और उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। टेस्टिंग का दूसरा जो पहलू है वो ये कि अभी तक ज़्यादातर टेस्टिंग या तकरीबन पूरी टेस्टिंग जो हो रही थी वो PCR टेस्टिंग हो रही थी। जैसे आपको मालूम है, इसमें नाक से सैंपल लेते हैं, लैब जाता है और ये टेस्ट करना ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि लैब के अंदर भी बहुत स्पेशलाइज्ड लैब है, बहुत कम ही लैब हैं जो कर सकते हैं। तो एक नया टेस्ट है जो कि अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसको एंटीजन टेस्ट कहते हैं। ये भी नाक से तो होता है मगर इसको करना निस्बतन आसान है। और इसकी रिपोर्ट जो है वो थोड़ी जल्दी आती है, तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं इसको, या आधा घंटा लगता है इसके नतीजा जाने में। मगर इसका नुकसान बस ये है कि ये PCR टेस्टिंग की बनिस्बत जो है वो थोड़ा सा बीमारी मिस कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो टेस्ट है ये तकरीबन 5 दिन बाद नेगेटिव हो जाता है। सो यानी हमारे पास अब 3 टेस्ट हैं जिसको अब ये देखना है कि किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट। अगर आपको कोई सिम्टम ना हो डॉक्टर फैसल साहब, तो फिर क्या आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा लें, वो ज़्यादा बेटर है? नहीं जी, एंटीबॉडी टेस्ट का नुकसान ये है कि एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो बीमारी लगने के तकरीबन हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते बाद ही पॉजिटिव आता है। तो हर टेस्ट के अपने फ़वायद हैं, अपने नुकसान हैं, और इसी बात पे भी फैसला किया जा रहा है कि कौन टेस्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाए। इंशाल्लाह टेस्टिंग कैपेसिटी थोड़ी सी और बढ़ेगी, मगर मसला ये है कि जब ऑप्शन ज़्यादा होते हैं तो कंफ्यूजन ज़्यादा होती है और फिर ये नहीं समझ में आता कि मैं कौन सा टेस्ट कराऊँ इनमें से। पॉइंट टेकन। लगारी साहब, अब ज़ाहिर है अब जो सूरत हाल है, अब इसमें टेस्टिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है, लोग भी नॉन सीरियस हैं और उससे बढ़ के हमारे सियासतदान जो हैं उनका रवैया ज़्यादा गैर संजीदा है। क्या लग क्या रहा है आपको, हम किधर जाके खड़े होंगे 1-2 महीने बाद और क्या सूरत हाल होगी? मेरे ख्याल में हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और ज़ाहिर है जो सूरत हाल है उसको हम बेहतर नहीं कह सकते और तसल्ली बख्श नहीं कह सकते, इसलिए कि कोरोना बहरहाल फैल भी रहा है और दुनिया में भी और हमारे यहाँ भी उसकी बड़ी है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं अगर हम इसकी टेस्टिंग कैपेसिटी, लेकिन डॉक्टर फैसल साहब एक और बात कह रहे हैं कि अगर हम ऑप्शन बढ़ा लेते हैं तो उससे इश्यूज़ भी होंगे और उससे मसाइल भी हो सकते हैं। तो हमें
बहरहाल एक हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि हम कितने % हमारे लोग जो हैं इसकी टेस्टिंग में पॉजिटिव आ सकते हैं। हमें एक अंदाज़ा रैंडम जो टेस्टिंग है उससे करना चाहिए। और वो किस तरह करते हैं, एंटीबॉडी करते हैं या डायरेक्ट कोरोना टेस्ट करते हैं, लेकिन ये कि टेस्ट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सही। और डॉक्टर साहब के पास तो बहुत से और वो भी थे, उन्होंने कहा था कि बहुत सी यूनिवर्सिटियों में लेबॉर्ट्रीज़ में बहुत सी सहूलतें हैं, अगर हम उनको टेक्नीशियन फराहम करें तो वो टेस्टिंग कैपेसिटी ज़ाहिर है वो फिर उसी हिसाब से जो मैन फोर्स है अगर वो होगी तो आसानियाँ पैदा होंगी। नज़र लगाई साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपका ही बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फैसल महमूद शुक्रिया तमाम हजरात का वक्त देने का। असल बात यह है कि आपने वो हिदायत जो बार बार आपको दी जा रही है, मास्क लगाएं और समाजी फासले का ख्याल रखें और हाथ धोएं। अगर आप ये करेंगे तो इस वायरस से बचना कोई नामुमकिन बात नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।